हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी सीजीएल 2019 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपका 8 अप्रैल को आउट हो गया था और मेरा भी जो है फाइनल रिज़ल्ट आ गया है। तो ये वीडियो मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ, बट मैंने सोचा कि एक बार आप सभी लोगों को मेरा जो है रिज़ल्ट वो बता दिया जाए। तो इस वीडियो में जो मेरी पूरी जर्नी रही एसएससी सीजीएल की वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं आपको मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। 11th एंड 12th मैंने प्लेन कॉमर्स था मेरा। मैंने सिंपल बीकॉम करी है और कोई भी कोचिंग नहीं करी। जो भी मेरा है रिज़ल्ट सिर्फ सेल्फ स्टडी के ऊपर है। तो जो भी लोग ये समझते हैं कि एसएससी सीजीएल सिर्फ बीटेक वाले जो आईआईटी वाले लोग होते हैं सिर्फ वही निकाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं स्कूल टाइम में भी इतना कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। 11th और 12th में भी मेरे जो परसेंटेज थे वो काफ़ी नॉर्मल थे। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने सिर्फ सिंपल बीकॉम किया हुआ है। तो जो जर्नी थी मेरी एसएससी सीजीएल की वो आप मानिए सबसे पहले जो मैंने दिया था वो दिया था 2017 का एग्ज़ाम, जो कि मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी। बट 2017 का जो प्रीलिम्स था वो मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर कर दिया था, जबकि मेरी इसमें प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी। बट 2017 का जो मेंस था उसमें काफ़ी कुछ नाटक हुए, तो 2017 मैंने वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। और उसके बाद जो 2017 के बाद जो 2018 का एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी डिले देखने को मिला। तो 2018 का मैंने कंप्लीट प्रोसेस में टियर 4 तक गया हूँ और 2018 में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, 546.51। मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और जो 2018 में लास्ट पोस्ट मिली थी वो मिली थी 546.54 पे। तो आप ये मान के चलिए कि 2018 में मेरा फाइनल सिलेक्शन मात्र 0.03 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया था। ठीक है, तो ये जो तारीख थी रिज़ल्ट की, ये थी आपकी 1 अप्रैल 2021। ये तारीख मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिस दिन मैंने फ़ाइनल रिज़ल्ट चेक किया था मेरा और मैंने देखा कि मेरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो 0.03 मार्क्स से रुक गया है। तो वो एक मोमेंट मेरे लिए और इवन मेरी फैमिली के लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। 0.03, क्या आप उसकी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं क्या होती है? आप मानिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आपको 100% स्कोर करना है सिलेक्शन के लिए और आपने 99.99% जो है वो स्कोर कर लिया और जो आपका सिलेक्शन है वो 0.03 मार्क्स से नहीं हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो भी हुआ। अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये था 2018 का प्रोसेस जो कि कंप्लीट हो चुका था। फिर इसके बाद मैंने सीजीएल 2019 का जो था एग्ज़ाम वो भी दिया, लेकिन 2019 का जो फाइनल रिज़ल्ट था जो मेरा डीवी था वो आपका सितंबर में हो गया था और सितंबर के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आया अप्रैल में। 7 से 8 महीने का समय से फाइनल रिज़ल्ट आने में लगा बिकॉज ऑफ कोर्ट केस एंड जो भी रीज़न थे। इसके बीच में मैंने आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम भी दिया और उसके भी जो स्कोर कार्ड्स हैं वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीजीएल 2019 में मेरा फाइनल रिज़ल्ट क्या रहा। मैं आपको पूरे दिन की जो स्टोरी है वो बताता हूँ कि ये तारीख़ है आपकी 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल है तारीख़। शायद 7 तारीख को जो है 7 अप्रैल को जो आपका कोर्ट केस था वो डिस्पोज हो गया था और काफ़ी हाई चांसेस थे कि 7 को जो है आपका रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन जो जजमेंट की जो पीडीएफ होती है वो अपलोड नहीं हुई थी, तो 7 तारीख को रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन 8 तारीख को रफली आप मानिए कि आपका 12 बजे दिन में जो है वो पीडीएफ कैट की वेबसाइट पे अपलोड हो गया था। तो काफ़ी उम्मीद थी कि आज रिज़ल्ट आ सकता है। तो रिज़ल्ट वैसे भी एसएससी 6-7 बजे तक लेके आता है शाम को, तो काफ़ी चिल माहौल था। चिल तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी टेंस्ड माहौल था। तो आप मानिए रफली 2 या 2:30 बजे का समय था जब मुझे टेलीग्राम पे एक नोटिफिकेशन मिला कि सीजीएल 2019 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आ चुका है, तो जो हार्ट बीट थी उसकी फीलिंग मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितनी ख़तरनाक थी। अब 2018 में मैंने क्या करा था, 2018 में मैंने सबसे पहले, आपके पास जैसे आपको पता होगा कि 2 लिस्ट आती हैं। एक तो आपकी एक लिस्ट होती है आपकी जिसमें आपका नाम लिखा होता है और एक लिस्ट होती है जिसमें आपका जो भी स्कोर होता है वो लिखा होता है। तो 2018 में मैंने क्या किया था, ये वाली लिस्ट चेक करी थी जिसमें मैंने मिनिमम स्कोर देखा था कि मिनिमम कट ऑफ क्या गया है। अब मैंने कहा कि इस बार मैं ये वाली लिस्ट तो नहीं देखूँगा। मैंने देखा लिस्ट जिसमें मेरा नाम होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले लिस्ट खोली नाम वाली, तो उसमें पहले मैंने लकी सर्च किया। लकी में जो पहला सर्च था उसमें मेरा नाम नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद लकी में नाम नहीं आया। मैंने कहा क्या करते हैं, मैंने खंडेलवाल सर्च करा। खंडेलवाल में भी आप मानिए
कि ऑलमोस्ट लिस्ट में शायद 4 से 5 खंडेलवाल थे, उसमें मेरा जो नाम था वो सबसे लास्ट में था। और जब मैंने देखा कि मेरा नाम लिस्ट में है तो वो फीलिंग मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता हूँ। मैंने देखा LUCKY मतलब मेरा नाम और मेरा पूरा नाम लिखा हुआ था, और उसके बाद सिलेक्शन लिखा हुआ था, और उसके बाद लिखा हुआ था कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फ़ीलिंग काफ़ी अलग होती है। जब मैंने पढ़ा कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है तो मैंने पूरी फैमिली में बताया, तो वो मेरी फैमिली के लिए भी काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट था। मैंने सोचा था कि वो मोमेंट मैं रिकॉर्ड करूँगा, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स मैं वो मोमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाया। खुशी कह सकते हैं आप कि इतनी खुशी में आपसे कुछ नहीं हो पाया, तो वो मोमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट जब मैंने पढ़ा कि मेरा नाम CGL 2019 की लिस्ट में है और मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल चुका है, तो वो मेरे लिए एक काफ़ी खुशी भरा पल था। अब हम देखते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही। सबसे पहले मैं आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स बता देता हूं कि अगर आपको कुछ भी डाउट है प्रिपरेशन के लिए, कुछ भी आप क्वेश्चन मेरे से करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी को रिलेटेड कुछ भी है आपको डाउट, तो वो आप मेरे से सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम LUCKY_खंडेलवाल। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के बाद आप फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ट्विटर का हैंडल है, एक सेकेंड, ये ट्विटर का हैंडल है। ट्विटर के साथ आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट PDFs हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो फाइनली मतलब CGL 2019 के थ्रू मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल गया है। ओके, अब जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो मैं आप सभी लोगों के साथ मेनली शेयर करता हूँ। प्रीलिम्स के पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि मिनिमम एटलीस्ट आपको 2 मॉक टेस्ट तो रेगुलरली देना होगा, तो तभी आपकी स्पीड डेवलप होगी। जैसे आप मानिए कि अभी मेरा CGL 2021 का जो था वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मैंने दिया, उसमें मेरे अराउंड क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में मैंने पूरे 75 अटैम्प्ट करे हैं, और GK में भी अराउंड मैंने 15 से 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। आप मानिए कि जो क्वांट थी मेरी मतलब काफ़ी अच्छे लेवल की मैं कहूँगा, लेकिन बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट इतने ज़्यादा लगा लिए थे कि मतलब मुझे वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और रीजनिंग का लेवल तो मैं क्या कहूँ, रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा था। मतलब आप कहिए कि क्वांट और इंग्लिश का जो लेवल था CGL 2021 के प्रीलिम्स का जो मैंने दिया था वो काफ़ी अच्छा लेवल था। इंग्लिश मैं इजी टू मॉडरेट कहूँगा, मतलब 4-5 क्वेश्चन कुछ थे अच्छे, और GK तो मतलब समझ ही नहीं आया क्या था क्या हुआ। और तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो रेगुलरली देना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो अभी एस्पिरेंट्स 2022 की तैयारी करेंगे, वो डेफिनेटली CGL 2018 के बाद जितनी भी एग्ज़ाम हुए हैं, सिर्फ CGL के ही नहीं, जो आपके CPO के, CHSL के, इवन अगर आप चाहें तो जो MTS के एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनके भी जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो आपको सारे लगाने होंगे। तो पैटर्न से आप जितना फेमिलियर रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो CGL 2022 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, वो चाहें तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न, और जो एग्ज़ाम का नेचर है, मतलब एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड करता है, वो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी होगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप जो भी प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट होंगे वो आप देंगे। अब ये आप मानिए कि SSC में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज बैंकिंग में क्या होता है ना, आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं वो नहीं मिलते हैं, लेकिन SSC में आपको जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं वो ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आपको उनकी स्टडी करना होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है नॉर्मलाइजेशन। तो अभी जैसे TCS का लेवल काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ओवरऑल 110 से 120 भी स्कोर करेंगे, लेकिन उनकी शिफ्ट अगर टफ निकल के आती है तो उनको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपका स्कोर कम भी होता है तो भी आपको डीमोरलाइज नहीं होना है। और हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी कैटेगरी और एक्यूरेसी है उसका नॉर्मलाइजेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज जो बैंक है उसमें एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पे बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कैटेगरी का तो किसी भी एग्ज़ाम में रोल नहीं होता है। अब हम आते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्न टू से नो। अब आपको जो भी फालतू चीज़ें हैं उनके लिए आपको मना करना होगा, बिकॉज मैंने भी आप मानिए रफली 3 से 4 साल काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, उसके बाद मुझे ये जो परिणाम है ये मिला है। और डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस आर द की, बिकॉज अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पेशेंस तो आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। तो पेशेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और नेक्स्ट है हैव फेथ इन द प्रोसेस। ये मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रोसेस में फेथ होना चाहिए। जैसे आप मानिए कि मेरा CGL 2019 का जो प्रोसेस था वो कोविड के पहले शुरू हुआ था, मतलब जो फर्स्ट वेव थी 2020 वाली
उसके पहले मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था अराउंड 6 या 7 मार्च को। उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था मेरा 16 नवंबर को। 16 नवंबर को मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद टियर 3 का एग्ज़ाम हुआ था शायद 23 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद ये सारे एग्ज़ाम हो गए थे। उसके बाद जो रिज़ल्ट आने में इतना टाइम लग गया, और उसके बाद जो डीवी हुआ आपका सितंबर 2021 में, और उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आया वो आया आपका 8 अप्रैल 2022 को। तो मतलब 6 मार्च 2020 से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 8 अप्रैल 2022 तक चली। मतलब 20, 21, 22 रफली 2 से ढाई साल का समय लगा। तो आपको प्रोसेस में फेथ रखना पड़ेगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना होता है, आपको डेली टारगेट्स बनाने होंगे कि मुझे इतनी तो स्टडी करनी है। तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई होना चाहिए। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता दिया हूँ। और टीसीएस के आने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग। किसी भी एक क्वेश्चन पर आपको स्टक नहीं होना है। जैसे आप मानिए जैसे क्वांट के आपको 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन तो आपके डूएबल होंगे, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि पहले ये जो इजी क्वेश्चन है आप उनको करें, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा, और उसके बाद आप ये जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको भी आप इजीली कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग द यूज़ ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आप मानिए एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, तो उसमें से एक ना एक ऑप्शन तो सही होगा। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस भी जाते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करें। जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप एलिमिनेट करेंगे उतने हाई चांसेस रहेंगे कि आप एक जो भी मतलब ऑप्शन लगाएंगे वो डेफिनेटली सही हो सकता है। उसके बाद है कि आपको मेन क्या करना है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है। अब टीसीएस के आने के बाद क्या हुआ है ना कि जो पैटर्न है वो फिक्स्ड हो गया आपका। मतलब टीसीएस अलग से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछता है। जैसे आप मानिए कि अराउंड 25 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन तो जो भी मतलब 2018 से टीसीएस का पैटर्न चला आ रहा है ना, वो क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होंगे। हाँ, वो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हो सकते हैं बट पैटर्न वही रहेगा। तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस आपको कुछ अलग मिल सकते हैं, और अगर आप 25 में से 22 या 23 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रॉन्ग क्वेश्चन। एसएससी की ये आदत है कि वो रॉन्ग क्वेश्चन भी देते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को अगर आपने 2 से 3 बार में कर लिया है, आंसर नहीं आ रहा है, तो छोड़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए बेसिक्स पे रादर देन ट्रिक्स पे, बिकॉज टीसीएस का जो मेन फोकस है वो है बेसिक्स। जितने अच्छे आपके बेसिक्स होंगे उतने अच्छे से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट जो है वो एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। और कोशिश करिए कि जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है रिवीजन इज़ द की। मतलब मेरी अगर आपको बताऊँ स्ट्रैटेजी, तो मैं 6 दिन तो पढ़ाई करता था, संडे को पूरा रिवीजन करता था। तो आप कोशिश करिए कि जितनी पढ़ाई आप कर सकते हैं वो हफ्ते के 6 दिन में करें, और संडे को आप रिवीजन करें। और है फिक्स योर टाइम फॉर यूट्यूब पे क्या है, आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको यूट्यूब पे कुछ भी कंटेंट आपको देखना है तो आप कोशिश करिए कि उस कंटेंट को आप पहले ऑफलाइन कर लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस है ना आपके पास नहीं आ पाएंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेशंस। टीसीएस के आने के बाद कैलकुलेशन का रूल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप मानिए कि आपको एटलीस्ट 1 से लेके 60-70 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। जो आपको टेबल्स हैं एटलीस्ट 1 से 20 तक याद होना चाहिए। और उसके बाद भी आपको जो ये 2/2 का जो होता है कैलकुलेशन, जैसे आप मानिए 11 × 31 हुआ। अब इसमें ट्रिक आप क्या लगा सकते हैं, 310 और 31 3 हो गए 341। तो मतलब आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे और जितना ज़्यादा आप दिमाग में करेंगे कैलकुलेशन, वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टे मोटिवेटेड। तो कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो उतने अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे। बिकॉज़ अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आप मानिए कि जितना आपने पढ़ा है वो तो आप भूल ही जाएंगे, और आगे पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी। तो मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे। मैं कहता हूँ वो क्वेश्चन ही गलत है। आप मानिए कि आपको क्वांट के 100 क्वेश्चन करने हैं और आपके पास 5 दिन का समय है, तो क्या आप 2 घंटे डेली पढ़ेंगे या फिर आप 200 क्वेश्चन डेली करेंगे? मैं मानता हूँ कि आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करें डेली। अब चाहे अब वो आपके 2 घंटे में हो, चाहे वो 1.5 घंटे में हो, चाहे वो 3 घंटे में हो, आपको कभी भी हार वाइज स्टडी नहीं करना है। आप करेंगे कि आपको अपने डेली टारगेट्स बनाएंगे और फिर आप उनको अचीव करेंगे। तो अगर आप देखिए, अगर आप 100 क्वेश्चन भी 1000 क्वेश्चन भी 5 दिन में कर लेते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं। मतलब क्वांट के एक दिन में 200 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप
ऐसी चीज़ें करेंगे ना तभी जाके आपकी जो क्वांट है वो इम्प्रूव होगी। और उसके बाद क्या है ना, जैसे आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे ना तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं, और उसके बाद जो आपके मेन वीक टॉपिक्स होंगे उनकी आपको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरी बुक लिस्ट पे। मैंने इंग्लिश के लिए सिर्फ 2 बुक फॉलो करी थी, एक तो नीतू सिंह मैम की ये वाली फ्लिंट टू पैरामाउंट, और इसके बाद ये वाली जो थी प्रीवियस ईयर। मतलब इसके अलावा मैंने शायद थोड़ी बहुत ब्लैक बुक पढ़ी होगी और शायद इंग्लिश के लिए वो पढ़ी थी, लेकिन मतलब टीयर 1 और टीयर 2 के लिए तो जो ये वाली बुक है नीतू सिंह मैम की और ये प्रीवियस ईयर बुक, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ वोकैबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्रीवियस ईयर जो पीडीएफ्स हैं वो भी ईजिली मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद क्वांट के लिए मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स था मेरा वो था राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, और उसी के साथ जो इनकी जो 7300 वाली बुक आती है ना, शायद वो भी यहीं कहीं होगी, हाँ ये वाली 7300 वाली, अब शायद 9700 हो गई है। तो मतलब ये बुक मैंने फॉलो करी थी। अगर आप इसको अच्छे से लगा लेते हैं ना तो मतलब आप मानिए कि क्वांट में ईजिली आप 20 से 22 क्वेश्चन तो कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप कोई भी जो चैप्टर है वो आपने क्लास नोट से स्टडी करा, उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर बुक है उस पर गए, उससे आप जो पूरे क्वेश्चंस हैं उनका आप रिवीजन करेंगे। मतलब इतना क्वांट के लिए मैं सफिशिएंट कहूँगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करिए कि 20 से 30 मिनट रेगुलरली आप अपने कैलकुलेशंस को दें, बिकॉज टीसीएस कैलकुलेशंस रियली काफ़ी अच्छे लेवल के पूछ रहे हैं। ब्लैक बुक अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्रीवियस ईयर के लिए पीडीएफ काफ़ी ईजिली मिल जाएंगी। और ये बुक मैंने फॉलो करी थी टीयर 3 के लिए, और ये थी लेटर राइटिंग के लिए। अब जीके के लिए तो मैंने सिर्फ लूसेंट की बुक फॉलो करी थी, वो भी मैंने जीके में कभी मैंने मतलब इतना प्रेशर नहीं दिया। जीके में हमेशा मतलब एग्ज़ाम के आप मानिए 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू करता था, और वो भी मतलब ओवरलुक कर लेता था टॉपिक को, ताकि मैं मतलब अगर क्वेश्चन मेरा फंसता है तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकूँ। उसके बाद ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। वर्ड पावर मेड इजी, ये बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने ये स्टार्ट किया था बट ये बुक कंप्लीट कभी नहीं हो पाई। और उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी टीसीएस ने जो चेंजेस हैं पैटर्न में काफ़ी मतलब ड्रास्टिक चेंजेस कर दिए हैं। जो टीसीएस अभी रीजनिंग को फॉलो करता है वो मेनली है आपकी बैंकिंग लेवल की। तो ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अगर आप बैंक के जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट होते हैं वो दे सकते हैं तो वो दे लीजिए, अदरवाइज़ जो भी सीजीएल 2018 से लेके बाद में जो भी टीसीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं आप वो दें। तो इसी के साथ मैंने आपको जो भी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी वो शेयर करी, मैंने आपको मेरी पूरी बुक लिस्ट बताई। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपको है डाउट तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।